नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे होंगे, एसडी विजयन है। एसडी विजयन जी के बारे में बहुत ज़्यादा परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, जैसे कि मेरा जो विषय है आज का, हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा हम कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की निधन पर। और जो उनका निधन हुआ है मुख्तार अंसारी का, वो जेल के अंदर, मतलब माना जा रहा है कि जेल के अंदर हुआ है, जहर दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जहर दिया गया, यानी कि उनके परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी से आपके क्या संबंध है, पहले जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये इस चीज़ के बिना हम आगे बढ़ना फिर बेईमानी होगी। तो पहले ये जरूरी जानना जरूरी है कि आपके संबंध क्या थे मुख्तार से। उनसे मेरे संबंध बहुत व्यक्तिगत थे जी। और जिस पृष्ठभूमि के कारण वो जाने जाते हैं, जो मीडिया में आजकल आ रहा है, वैसे संबंध नहीं थे। अपराध जगत वाले संबंध नहीं रहे कभी। अच्छा। भाइयों वाले संबंध थे। ऐसा मान सकता हूँ या ऐसा कह सकता हूँ मैं कि सगे भाई से बढ़कर संबंध थे। ओके। मेरे लिए वो बहुत अजीज रहे और वो मेरा भी उसी प्रकार से। नहीं तो आपके संबंध किस संदर्भ में बने, कैसे संबंध बने, उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इसके पीछे तो अगर मैं बोलूँगा तो कारण तो मोदी जी रहे। अच्छा, यानी कि 2014 के आसपास की बात बता रहे हैं। जी चलिए। हाँ। तो मन में ऐसी इच्छा थी कि मोदी जी वाराणसी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बात मुझे बहुत खबरें फैली थी, वहां से मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़ने वाले थे बनारस से। एक बार लड़ चुके थे। नहीं, पलटे तो बाद में, हो सकता है आपने बात की हो। नहीं। अच्छा। तो ऐसा उन्होंने ऑफर दिया था, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। संघ में भी कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने ऑफर दिया था कि पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़वा देता हूँ। कहाँ से? बनारस, वाराणसी से। अच्छा। ताकि कुछ वोट वगैरह कट जाए। तो पर ऐसी बात थी नहीं। मेरे साथ जो बात हुई वो ये नहीं थी। बाकी किसने कैसे कही, कहाँ कही, मैं उसको डिटो नहीं करूँगा। तो मन में इच्छा थी ये। 2013 में मुझे पता चला कि मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। मेरे अपने कुछ सूत्र थे ऐसा, और विश्वस्त सूत्र थे। तो वहाँ मेरा चूंकि परिचय ठीक है उस क्षेत्र में, जी, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में, जिलों में, तो अजय राय अपने संपर्क में थे। ओके। तो मैंने अपने कुछ अनुज वहाँ पे जो उनसे कहा कि इनसे बात करें। तो उन्होंने मेरी बात करवाई। तो मैंने अजय राय जी को बोला कि भाई मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तब तक ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं थी कहीं भी। तो मैंने कहा या तो आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए या जौनपुर वगैरह से कहीं से। मतलब आपने अजय राय जी से कहा? हाँ, ऐसा मैंने उनको एक सलाह दी। तो ठीक ठाक बात हुई थी। उसके बाद मैंने कही अमित शाह जी को फ़ोन लगा दिया मिलने के लिए। अमित शाह उस समय जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा जी। तो मिलने का समय तय हो गया। जब मैं उनसे मिला तो 1 घंटा करीब लेट हुए, तो वो बाहर कहीं थे। तो उनका 2-3 बार फ़ोन आया कि विजय जी जाइएगा मत, मैं आ रहा हूँ। मेरा परिचय तो मैंने उनको संकेत दिया था, मेरा कोई पुराना उनसे परिचय नहीं था। ये शायद 13 अगस्त की बात है, अगर मुझे ठीक से याद है। 2013। अच्छा। तो 2014 में तो सत्ता में आ गए थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि मोदी जी चुनाव लड़ने वाले हैं, मैं भाजपा का तो मैं कोई सदस्य हूँ नहीं, 5 रुपए वाला भी। अच्छा। तो ये बात वो कैसे स्वीकार करेंगे मेरे से? मैं कहा नहीं विजय जी, आपके पास गलत सूचना है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मान लिया। दूसरा मैंने उनसे कहा कि अमेरिका मोदी जी को सपोर्ट करना चाहता है। तो बोले ये तो देशद्रोह है। अच्छा। तो मुझे लगा मुझे अमित शाह से सीखना पड़ेगा कि देशद्रोह और देशभक्ति क्या होगी। लेकिन अमेरिका की ही कंपनी थी जो पीएम मोदी का प्रचार कर रही थी। तो वो बात के विषय है, मेरे को वो सब जानकारी में नहीं है मेरे। नहीं, हमारे पब्लिक डोमेन में वो तो एक एप्को कंपनी थी। पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें होती है, मुझे नहीं पता होती। मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ जी। मैं अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ और अपने तरीके से काम करता हूँ। तो खैर, मैं 3 मिनट की हमारी ये बातचीत हुई, चला आया। मैं भी शांत बैठ गया। अब कुछ नाम अगर आप अलाउ करें तो मैं नाम लेना चाहूँगा। सुरेश सोनी जी, मैंने उनसे कहा तो बोले विजय जी करो इस विषय को।
तो अच्छा विषय है। पर वो वाराणसी वाला विषय रोक दिया था। अच्छा। जब 2014 आया तो अजय राय सामने आ गए। तो मन में बड़ी, मैंने अजय राय जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन मेरा काट दिया, बात नहीं हुई। फिर मेरे जो अनुज थे उनके माध्यम से उन्होंने मैसेज किया कि भैया से बोलो मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बहुत आगे बढ़ चुका इस विषय में, अब मैं पीछे नहीं आ सकता, ये चुनाव लड़ना है। तो मन में एक मायूसी सी रही कि इतना अच्छा विषय था, अगर अजय रहमान चाहते तो सामने कुछ था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामने कोई ऐसा कैंडिडेट था ही नहीं। बिल्कुल चुनाव क्लियर था। हाँ, एक राम प्यारे पांडे जी होते थे हमारे पूर्व संगठन मंत्री, उन्होंने भी कहा विजन जी अगर ये काम हो जाए तो इतना बड़ा काम हो जाएगा, मोदी तो बैठे बैठे जीत जाएंगे। खैर, तो मुझे लगा क्या किया जाए, तो अपने एक साथी थे मीडिया में, तो मैंने उनसे कहा इस विषय में मेरी बात करवाओ। उन्होंने मुख्तार भाई के रिलेशन में, उनके भाई लगते हैं, उनसे मेरी बात करी। ठीक है, मैं दिल्ली आता हूँ, आप लोग कुछ मेरी सारी व्यवस्थाएं करिए, रुकना वगैरह ये सारा। मैं तो हमेशा पक्का आदमी, कुछ होता था नहीं। भाजपा में अरुण जैन जी कार्यालय प्रमुख होते थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी, उनको विषय बताया। तो अब जिस दिन वहाँ से आगरा जेल जाना भी तय हुआ कि वहाँ जाके इनसे मिला जाए, समय भी तय हो गया, सब हो गया। किससे? मुख्तार जी से? हाँ। एक दिन पहले गिलानी करके कोई नेता है कश्मीर के, उनका एक वीडियो चल रहा था टीवी में। पूरा नाम बताइए उनका भी। पता नहीं, जफर याब गिलानी, शायद ऐसे नाम होना चाहिए, मेरे को पूरा नाम याद नहीं। अच्छा, शायद ऐसे होना चाहिए। उनका एक वीडियो चल रहा था कि मोदी के 2 दूत मुझसे मिलने आए। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, रिकॉर्डिंग तो अपनी भी होगी। अच्छा, 2 दूत मतलब जिसमें आप भी थे? नहीं, गिलानी साहब के पास कोई दूसरे गए होंगे। अच्छा। तो उसको कहते कि मोदी के 2 दूत मेरे पास मिलने आए। अब मोदी जी ने भेजा नहीं भेजा तो कोई पता नहीं। खैर, मुझे लगा टीवी पर तो अपनी स्टोरी भी चलने वाली है अब। फिर मैंने सोचा मैं वैसे कोई बात ही नहीं कहूँगा, तो चले गए। 15 मिनट के लिए मैं गया था, फिर 15 मिनट आगे जाएंगे, तो वहाँ पे चश्मा वगैरह भी सब रखवा लिया गया, कुछ ऐसी चीज़, चप्पल वगैरह जो भी है, जुरा वगैरह भी, अच्छी सुरक्षा थी उनकी। अंदर गए तो शुरुआत ही हुई, तो मैंने कहा जी ऐसा है, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। अजीत सिंह का मित्र हूँ। अजीत सिंह MLC लखनऊ में बाहुबली नेता हुए, हम लोग साथ के पड़े हुए थे भाइयों जैसे। काफी दबंग नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के उस समय के दबंग नेता थे। तो लखनऊ में उनके होते हुए किसी दबंग बाकियों के दबंग की एंट्री नहीं हो पाती थी। ऐसा वो खुद तो कभी नहीं कहते थे, लोग ऐसा कहते थे, मैंने सुना। जी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहना तो अजय सिंह से बना के रखो। अच्छा। वह युवा से होते थे दबंग, अच्छे और बड़े साफ सुथरे, दिल के साफ, नीयत के साफ, अच्छे लोग। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे दबंग रहे जो नीयत के बड़े साफ रहे, दिल के बड़े साफ रहे, और उसूलों वाले व्यक्ति रहे। मुझे उनका सामीप्य अच्छा लगता था, और हल्के काम नहीं करते थे। मैंने उनसे कहा अजीत सिंह का मित्र हूँ, विनीत सिंह का बड़ा भाई हूँ। विनीत सिंह भी पूर्वांचल के अच्छे दबंग नेता हैं और बहुत साफ व्यक्ति हैं। मैं तो उनको शरीफ ही मानता हूँ ऐसे लोगों को। अब एक बार विनीत सिंह जी हैं, वो कहने लगे विजन भाई, जेल में ड्रग्स का व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, और मैं जेल में, मुझे कई बार जाना हुआ, तो जिस दिन मैं जेल में जाता हूँ और जिस दिन मैं जेल से बाहर आता हूँ, उस समय तक जेल में ड्रग्स का कारोबार बंद हो जाता है। अब बताइए इस विषय को मैं किस प्रकार से लूँ? ये गंभीर अपराध है, ड्रग्स का अपराध बहुत गंभीर है, लेकिन एक व्यक्ति के जाने से पूरी जेल में, और जबकि सबसे ज़्यादा जेल में होता है, मैं तो इसको अच्छी दृष्टि से देखता हूँ। बाकी समाज के विषय हैं, वो कैसा देखता है, क्योंकि ऐसे शरीफों को क्या करना, जो कहता भी किसी के फटे में मेरा कोई मतलब नहीं, मैं शरीफ हूँ, मैं किसी के लेने देने में नहीं पड़ता। तो अगर व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा है तो चलो वो भी स्वीकार्य, लेकिन कोई व्यक्ति किसी से मतलब ही नहीं रखता, अपने जीवन में जीता है स्वार्थ में, तो मुझे लगता है उस शरीफ से ये अच्छा, जिससे 4 लोगों को
साथ मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उसके सम्मान की रक्षा होती है। तो मैं इन लोगों का मानता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छे लोग हैं उनसे, तथाकथित शरीफों से। मैंने कहा विनीत सिंह का बड़ा भाई उस संघ का स्वयंसेवक हूँ, यहाँ से मेरी आपकी बात शुरू होती है। तो मैंने एजेंडा तो पहले डिस्कस हो चुका था जी जी। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने एक विषय और मैं भी साझा कर देता हूँ। प्लीज। जो आपके भाई थे वहाँ पे, उन्होंने उनको बताया कि तुम दूसरे कमरे में बैठो। किसके भाई? मुख्तार के अंसारी के जो भाई थे। मुख्तार के भाई। तो उनके जो मतलब अफजाल की बात करें किसी और की? नहीं नहीं, उनके कजिन ब्रदर। अच्छा, कजन ब्रदर। तो उनको कहा आप दूसरे कमरे में बैठो जरा। मैं बताया कि मैं बनारस से चुनाव लड़ा था, मैंने कहा मेरी जानकारी में है। दूसरे नंबर पे आए थे। तो लगभग 15,000 वोटों से शायद हारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मार्जिन ठीक ठाक था। हमारे साथी हैं वहाँ पे। जी जी जी। उन्होंने भी अजय राय को वोट शिफ्ट किए थे, जबकि अजय राय शायद उनके सहयोगी तो नहीं, विरोधी नहीं कहेंगे तो सहयोगी भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिफ्ट किए थे इसलिए कि काशी से एक मुस्लिम माफिया जीत जाएगा, ऐसी सोच थी। तो उसमें मुरली मनोहर जोशी जीत गए। तो इन्होंने कहा वोटों से ज्यादा जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तार को काफी अच्छी वोट मिली, इसीलिए वो शिफ्ट करने पड़े थे उसमें। तब मेरा कोई परिचय भी नहीं था। तो भाई जब परिचय नहीं था तो हम तो यही मानते हैं भाई जो समाज में छवि है हमारे दिमाग में वही छवि थी। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि मैं जिस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानता, वो सिर्फ सामाजिक तौर पे जो चर्चाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं, अपने को भी उतनी जानकारी थी, तो भाव भी वैसा ही होगा। तो ये बोले कि जब आपको पता है कि जब जोशी जी चुनाव लड़ने लगे वहाँ पे, तो अजय राय सामने थे। बोले बहन जी का मुझे फ़ोन आया कि पंडित जी की मदद करनी है, मतलब मुख्तार के पास कि चुनाव लड़ो। मुख्तार जी हाँ कोई बात चलिए। मुख्तार अब दिवंगत हैं। हम थोड़ा तो बोले, फिर मैंने कहा जब चुनाव लड़ूंगा तो पूरी ताकत से लड़ूंगा। बोले जैसे मर्जी लड़ो लेकिन चुनाव लड़ो। तो मिश्रा जी हैं, उनका भी फ़ोन आया, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी का। बोले मैं चुनाव लड़ा। खैर मेरी जानकारी में तो था कि और भी जो थे, लेकिन उसको वहाँ साझा करने का। बोले लेकिन ये बात पब्लिक को पता चल जाएगी तो दिक्कत होगी। तो आपको राजनीति में सब काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इच्छानुसार भी करने पड़ते हैं, कभी कभी ना चाहते भी करने पड़ते हैं। उन्होंने जैसे भी किया संबंधों के नाते, और संबंधों के मामले में वो व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जो इतना संबंधों को निभाने वाला। कहा जाता है मुख्तार अंसारी जो कोठी थी, क्या नाम था उसका? फाटक। कुछ नंबर दिया हुआ था फाटक का। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर अगर कोई आता था गरीब, उनसे मिलता था, तो ये कहते थे कि मतलब शादी का और बहुत सारी चीज़ों में मदद करते थे वो ये नहीं देखते थे कि हिंदू है मुसलमान है। मतलब मुख्तार अंसारी जो है दिल के काफ़ी बड़े थे, ये जो लोग वो कहते हैं। मैंने किसी को बोला था एक बार, कोई व्यक्ति बड़े परिवार से आता था, राष्ट्रपति, मेरे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के परिवार से आता था। मैंने उससे कहा, वो बड़ी लंबी चौड़ी हाइट थी उसकी। मैंने देखो, पैसे से आप अमीर हो सकते हो, ताकत से आप बाहुबली हो सकते हो, बहुत शिक्षा से आप विद्वान हो सकते हो, आपके पास जन समर्थन अच्छा, तो आप नेता हो सकते हो, तमाम ऐसे, लेकिन आप बड़े नहीं हो सकते। बड़े होने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, एक ही गुण चाहिए, सब नाव भी हो तो भी चलेगा, बड़ापन। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मुख्तार भाई मैंने वो चीज़ पाई, दिल के बड़े आदमी थे जी। तो करीब 15 मिनट के लिए मैं गया था। और जाने से पहले थोड़ा नर्वस भी था कि बात क्या करूंगा, कि क्या विषय वहाँ पे होगा कुछ पता ही नहीं था जी। मतलब रैंडमली एक तरह से कह सकते। नहीं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं ना, पहले कभी कोई ऐसा प्रयास किया हो। मन में एक ही इच्छा थी कि चलो मोदी जी चुनाव जीत जाएं, और कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। नहीं तो ये प्रयास आपसे कराया कि आपने खुद से मतलब अब इस पे पर्दा डाल देते, लेकिन मोदी जी की जानकारी में है ये बात। अच्छा, मतलब ये बात आप नहीं बताना चाहते? नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। वो सारी बातें मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा, कोई बात। और आगे बहुत सारे विषय ऐसे आने वाले, मैं थोड़ा बोलूँगा। जी जी जी। 15 मिनट के लिए गया तो मैंने उनसे सामान्य चर्चा करता रहा, राजनीति की चर्चा नहीं की।
हिंदू मुस्लिम विषय लिए और विषय लिए, और बड़ा पॉजिटिव बोला। तो वो कहने लगे कि आप आए, मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा, अच्छा। आपको कुछ दे के भेजूंगा। मैंने बताइए, बोले आप मुझसे कुछ बोलिए, मैं आपको दूंगा। मैं कहा एक काम करिए, अफजाल भाई को मुख्तार, ये क्या नाम है इनका, केजरीवाल ने ऑफर दिया था, पैसे का भी ऑफर दिया आपको, अफजाल भाई को। अच्छा अफजाल भाई, लगभग मुख्तार अंसारी के भाई हैं। हाँ, लगभग 2 करोड़ का। हाँ, कि समझौता कर लेते हैं, अच्छा, आपको 2 करोड़ साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी है हमें सपोर्ट करिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई इस व्यक्ति को सपोर्ट मत करिए, किसी को भी करिए, इसको मत करिए। मैंने कहा नहीं, अजय राय को कर दीजिए। अजय राय स्थानीय व्यक्ति हैं, अगर वो थोड़ा मार्जिन से लड़ भी लेंगे तो बनारस तक सीमित रहेंगे। ये व्यक्ति पूरे देश में दुखी करेगा हमें घूम घूम के। नहीं, ऐसा क्यों लगा केजरीवाल के बारे में आपको? भाई वो उसका उद्देश्य तो राष्ट्रीय था ना, राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा एस्टेब्लिश होना। अजय राय को राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा एस्टेब्लिश होना चाहते थे, थोड़ा स्पष्ट है। और जिस तरह की इसकी गतिविधियाँ थी, हरकतें कहना ज़्यादा ठीक है, गतिविधियों से वो दुखी करने वाला ज़्यादा एटीट्यूड था सबको, वो आज भी है। चलिए तो मैंने कभी इसको सपोर्ट मत करिए। बोले ठीक है। मैंने कहा अजय राय को कर दीजिए। वहाँ बात हो गई। अब बहुत सारी बातें, उन्होंने पूछा भाई आपने मुझे क्यों चुना? तो मैंने कहा आप बहुत प्रतिभागत धनी व्यक्ति हैं, बहुत, क्योंकि ऐसे लोगों के पास बुद्धि समझ बहुत ज़्यादा होती है सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा। मैंने कहा आप मुझसे मत पूछिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। किसी एक ही चीज़ लेके गया था कि बड़ी साफ नीयत से गया था, कोई मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं, बिल्कुल स्लेट अपनी साफ करके गया था, तो बड़ी अच्छी नीयत से। तो वही ने उसी ने काम किया, और वहीं से आपके संबंध मधुर हो गए उनके साथ। कुछ बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें उन्होंने कही, और ये मीटिंग करीब 3 घंटे चली। 3 घंटे के बाद मैंने कहा मेरे कुछ मित्र बाहर बैठे हैं, उनको भी बुला लिया जाए, बेचारे बाहर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। पहले हाँ बुला लीजिए। फिर आधा घंटा और बैठे, इसको बाद में बताऊंगा। तो मुझसे कहने लगे आज सुबह से मेरा मन कह रहा था आज मुझसे कोई मिलने आने वाला है। अच्छा, कि आज कोई खास व्यक्ति आने वाला है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मैं आपको अपना मानने लगा हूँ। पहली मीटिंग में बोले आप मुझे अपना बना के धोखा मत देना। अच्छा, मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, आप मुझसे दूर नहीं है। तो इस लाइन में धोखे बहुत होते हैं, हमेशा ही होते हैं। इसका भी आगे बताऊंगा। तो तीसरी बात उन्होंने कही कि मेरा ड्राइवर शाम को घर जाके सोता है। बोला इतने वर्ष हो गए मुझे जेल आते जाते, वो संख्या बताई थी लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है, उस पर नहीं जाऊंगा इसलिए उसको। तो बोले इतने वर्ष हो गए जेल में आते जाते, मेरी भी मन इच्छा करती है मैं घर जाके शाम को सोऊं। अरे भैया आज से मैं अपने आप को बदलूंगा। अच्छा, मतलब आपसे बात करने के बाद में उनके मन में ऐसा कि मतलब मुझे बदलाव करना चाहिए, अपने आप को बदलूंगा। और ये बात 100% बहुत जेन्युइन कही थी। इस बात को मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि और भी हमारे भाइयों कहते विजयन भाई आप बहुत सीधे आदमी हैं, तो आप किसी की बात कोई मान लेते हैं। वो अपनी जगह ठीक थे, उनका ऐसा आकलन है। हो सकता है मैं लोगों की बात माने, लेकिन वो जो बात उन्होंने कही वो मुझे भी यहाँ टच की थी। मैं जानता था ये सच कहा है जी। जितना बड़ा योद्धा होता है उतना ही समझदार भी होता है, शातिर भी होते हैं, तो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये वो शख्स नहीं थे। नहीं तो आपको कैसे पता लगा कि मतलब ये इस टाइप के शख्स नहीं है? जबकि 3 घंटे बैठा, 3 घंटे में स्पष्टता हो जाती है। इनके नाम के आगे बाहुबली जुड़ा हुआ था, डॉन जुड़ा हुआ था, सब बहुत सारी चीजें जुड़ी। मैं बहुत सारे बाहुबलियों को रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में जो लोग बोलते हैं, परिवार की बैकग्राउंड बहुत अच्छी रही इनकी। नहीं वो ठीक है, मैं विषय पूरा कर लूँगा। तो अभी क्या हुआ जी, उसमें जब हम लोग वापसी पे थे तो मेरे साथियों ने कहा कि विजयन भाई आप 15 मिनट के लिए अंदर गए थे, तो 3 घंटे हो गए हम इंतजार करते करते थक गए, और हमने ये मान लिया था अब आप नहीं लौटेंगे, अब आप नहीं रहे। तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी सोच लेते हो। अंदर मेरी इतनी बढ़िया बात चले तो उनका मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के जाऊँ। वो तो 3 घंटे बाद वो 3 घंटे और बैठ जाते। इतना रस उनको भी आ रहा था, इतना रस मुझे भी आ रहा था बात करने। मतलब मजे जो बातों में वो खो गए और वो बातें बहुत पॉजिटिव थी। जैसे मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा आप अगर मैं आपसे लड़ूँ तो आप बड़े योद्धा हैं, मुझे 1 मिनट में चित कर देंगे, मैं आज आपको यहाँ से बिना लड़े जीत के जाऊँगा।
और ये सच है कि मैं उनको जीत के आया। जी जी। वैसे तो प्यार की ताकत और आपकी भाषा की एक शैली कहेंगे जिसकी शैली नहीं, वो ठीक है, शैली अपने आप आ जाती है, नीयत साफ है। नियत साहब। जी जी। नियत का भी बहुत बड़ा रोल है। अब उन्होंने एक बात कही कि आपका जो चंदौली का कैंडिडेट है वो ठीक नहीं है। चंदौली क्या, चंदासी, चंदौसी। चंदासी, हाँ। बोले वहाँ मिर्जापुर के, के- हाँ, मिर्जापुर के पास। बनारस के बनारस के पास, पास। तो बोले वहाँ ये सब का मिर्जापुर बनारस कैंडिडेट ठीक नहीं है। बोले मेरा दुश्मन है, उसके भतीजे को लड़वा दीजिए वहाँ से, सुशील सिंह को, कैंडिडेट जीत जाएगा। तो मैंने कहा अगर विनीत सिंह को लड़वा दे तो इतना खुश हो गए, बोले अरे वो आदमी तो हीरो है। विनीत सिंह भी बाहुबली हैं और आपके वो भी आपस में आपके दोस्त माने जाते हैं, दोस्त भाई हैं, और आपस में इनके संबंध भी मधुर नहीं है, विरोध भी रहा है। अच्छा। भयंकर विरोध रहा। उसके बावजूद वो खुश हो गए, बहुत खुश हुए, बोले वो तो आदमी हीरो है, वो लड़ जाएगा तो वो खाली वो पर्चा भर के आ जाए, घर जाके सो जाए, उसका तो उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं, जीत जाएगा। तो अच्छा लगा। नहीं तो आदमी सामान्यतः अपने विरोधी का नाम सुन करके बिल्कुल अलग ढंग से रिएक्ट उग्र भी करता हो है, जाता है। अलग ढंग से रिएक्ट करता। खैर हम लोग वापस आए, वहाँ पे कुछ काम हुए, फिर पता चला कि उनका शायद कौमी एकता दल, कौमी एकता दल, हाँ। उसका 2 घंटे पहले सूचना आई कि भी आज समझौता होने जा रहा है। वो भी हुआ। केजरीवाल साहब भी पिटे, उनकी भी ये बात तय हुई थी कि भी सिर्फ 2-4 दिन की भी थोड़ी स्वागत सत्कार हो जाएगा। अच्छा। वो स्वागत सत्कार भी हुआ। उनके साथ जो अभद्रता हुई वो नहीं, उसको अभद्रता नहीं बोलूंगा, वो तो खुद ही करवा लेते थे इससे ज्यादा तो। अच्छा। ऑटो वाले ने मारा था थप्पड़, जब मुंह सूज गया था, वो कहते इनका खुद का ही काम था, तो अपने वो तो राजनीति है, उसमें हाँ, तो खैर नहीं जाना, इसलिए अभद्रता नहीं कहूंगा, जो भी था उसमें स्वागत सत्कार हुआ, जो कि पब्लिक ने किया। खैर बाकी सब कुछ हुआ। फिर बीच में ये हुआ कि अजय राय चढ़ने लगे, तो इनके पास एक और नेता है जो भाजपा में आना चाह रहे थे उस समय, साबिर अली, ओके, वो भी पहुंचे। तो उन्होंने कहा मैं वो चढ़ रहा है ऊपर, और पैसे भी ऑफर किए। मेरा अनुमान है लगभग 10 करोड़ के करीब जी ऑफर किया आपके लिए, इनको। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जिससे बात होनी थी वो हो गई, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो लगभग 2 करोड़ उधर, 10 करोड़ इधर, 12 करोड़ हो गया। 12 करोड़ उस व्यक्ति ने नहीं लिए। ये मेरे हिसाब से ये आपके मतलब आपके मिलने की वजह से, कहा, स्पष्ट कहा कि मेरी जिनसे बात होनी थी हो गई, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैंने भी देखा एक से एक बाहुबलियों को, अच्छे वालों को भी देखा, खराब को भी देखा। पैसा, इतना पैसा छोड़ना सामान्य बात नहीं है। तो कह रहे उन्होंने मदद की। बोले कैसे? बोले ठीक है, हमारी पार्टी ने साथ दी, वो किया ना समझौता, मैं विरोध कर देता हूँ। तो इन्होंने विरोध कर दिया। तो विरोध करने के बाद अजय राय का इनके पास फोन गया, वो बोले कि भाई ये आपने गलत किया है, ठीक नहीं किया। तो बोले ठीक है, मैंने जो कर दिया, जो तुमको ठीक लगता तुम करो। सही बात है, मैंने तो जो करना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर 4-5 दिन में अगर आप उस समय के वो फिगर्स को उठा के देखें तो केजरीवाल चढ़ा, इसका प्रभाव बढ़ा 4-5 दिन में, कुछ वोट भी इसको फालतू मिले। तो फालतू मिलने के कारण उसका मार्जिन भी ठीक हो गया। और पर ठीक है, रिजल्ट अपने पक्ष में आया। वहाँ पे इन्होंने कुछ पैसे भी खर्च किए चुनाव प्रचार में, और केजरीवाल है, अच्छा, मुख्तार भाई ने, हाँ, और वोट वगैरह भी डलवाए आपके पक्ष में, मोदी जी के हाँ, मतलब वही आपका पक्ष हो गया ना। तो करीब 25,000 के करीब शायद वोट भी डलवाए होंगे। अच्छा, ऐसा मदद तो की उस समय। तो अब ऐसा क्या हुआ जो उनके साथ में इतनी सब चीजें, ये घटनाएं घटित हुई? क्योंकि जहां तक अनुमान है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि उनको पहले तो किया गया है, नहीं, वो बात का विषय आ जाता है। पहले तो विषय ये है कि क्या वो जैसा उनकी ब्रांडिंग की जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब उनको डॉन, बाहुबली या फिर माफिया, बहुत सारी चीजें इससे निरूपित। तो मैं अपराध को थोड़ा समझ नहीं पाया आज तक कि अपराध है क्या।
तो उसको आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। नहीं, मैं समझने का स्वयं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं कह दूंगा ठीक अपनी है, बात, थोड़ा अपनी सा बात आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। क्योंकि बेसिकली जो हिंसा है, अगर वो मेरे पक्ष की हिंसा है तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरे विरुद्ध है तो अपराध है। हाँ, ये भी है, क्योंकि आजकल फिल्मों में भी देखते हैं जो विलेन है, अगर विलेन हीरो बन गया है, जो मतलब यानी कि जो सपोज करिए अक्षय कुमार विलेन बने हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो चीजें होती है वो अक्षय कुमार की तरफ मूव कर जाती है। हाँ, जबकि वो रोल जो निभा रहे हैं विलेन मैं बताता हूँ, उसी चीज को आप बताना जैसे मैंने बताया, अपने मित्र रहे अजीत सिंह, बड़े बाहुबली थे। जी जी जी। एक बार वो दिल्ली आए हुए, हमारे लखनऊ में हम लोग व्यापार करते थे, थोड़ा ठीक ठाक व्यापार था। तो वहाँ एक परंपरा है, जो भी पास आउट होता था यूनिवर्सिटी से वो ठेकेदारी पे लग जाता था, कोई रोजगार के ऐसे साधन होते नहीं थे। तो ठेकेदारी भी करेंगे तो फिर वहाँ पे अपना 2-4 लोग लेके वो खड़े हो जाते थे टेंडर के मैनेज करने में। तो हम लोगों की छवि अच्छी थी मार्केट में जी। उसमें कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये हटे तो हमारा रास्ता आगे बढ़े। लखनऊ हम लोग सेकंड नंबर पे शायद उस समय थे। तो जो प्राइवेट काम थे हमारे पास चल के आते थे कि आप इसे कराना, आपकी छवि अच्छी है। जी जी जी। और चूंकि संपर्क वगैरह हमारे ठीक थे, और ऐसा माना जाता था कि अजीत सिंह और हम लोग सब एक हैं, अच्छा सपोर्ट रहता था। कोई सामान्य तरीके से ऐसा डरा वरा पाए कोई संभावना कम होती। बड़े भाई लोग अपने बहुत सीधे होते थे, तो कुछ लोगों को लगा कि ये हटे तो हमारा काम हो। तो 24 जनवरी 1997 में हमारे लखनऊ में अटैक हुआ। किस पे? ऑफिस पर। आपके? जी। मैंने अपराध को झेला भी है, जिया भी है थोड़ा सा। किसने कराया अटैक, किसने कराया? बहुत तो नहीं पता चला, लेकिन जो हुआ उसको आगे बताता हूँ। तो 7 लोगों को उन्होंने गोली मारी, 3 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। गोली किसने मारी? जो हत्यारे आए थे। अच्छा, उन्होंने गोलियां चलाई? वो हेलमेट वगैरह पहने हुए थे। हाँ, मतलब आप सबके ऊपर, आपके स्टाफ के ऊपर? मैं दिल्ली में था उस समय। अच्छा। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल टेंडर था कोचीन एयरपोर्ट का, तो मैं उसके लिए लगा हुआ था। किसी कोई IAS थे यहाँ पे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। मैंने उनसे भी कहा कि आपके क्षेत्र का है व्यक्ति, मलयाली है, देखो इसको कुछ हो सकता है। वो डिले हो गया था, एक थॉर्न फील्ड लाइटिंग थी, उसने वो टेंडर मुझे भेजा था कि आप इसमें हमारा टेंडर में साथ दीजिए, लोकल है जो लोकल पार्टनर, हम मिलकर करेंगे। बिल्कुल। डेट निकल चुकी थी, तो मैंने इनसे कहा देख लो अगर डेट हो सकती है। तो जो भी मेरी उनसे बात हुई, शायद ये शुक्रवार का दिन था, तो मैंने वो मुझसे उनसे मिलना नहीं हो पाया। मैं घर गया तो ऑफिस में थे, ऑफिस गया तो घर पे थे। तो मैंने कहा कल मैं सुबह घर आता हूँ, आप घर पे मिलिएगा। तो शाम को बड़े भाई का फ़ोन आया कि विजय ऑफिस पे अटैक हो गया है, JP को गोली लग गई है, और टोटल 7 लोग थे। बोले परेशान मत होना। थोड़ी देर फिर फ़ोन आया कि अब वो नहीं रहे। मैं रात में ही लखनऊ निकल गया, सुबह पहुंचा वहाँ पे, जब देखा पूरा ऑफिस में खून ही खून सारा। बड़े भाई ख़त्म हो चुके थे, हमारे जो JP सिंह टीटू जी। तो उसमें अजीत सिंह एक बार साथ में चल रहे थे, तो मुझे पूछा उन्होंने कि मुझे कुछ पता चला उस केस में क्या हुआ। मैंने कहा हाँ, ऐसा मुझे बताया था राजू हाजरा ने, वो भी एक बड़ा अपराधी था। राजू हाजरा जो है एक बड़ा अपराधी था ये भी। वो एक बार इनको अजीत सिंह को बम लेके मारने आए थे। सब इनके मोहल्ले के सामने से निकले, रेस्ट कैंप कॉलोनी थी चारबाग में। एक बार निकले, दोबारा वापस आए तो वो लोगों ने पकड़ लिया कि 2 बार ये आदमी आया है, कुछ संदिग्ध लग रहा है। देखा तो झोले में बम निकले, तो बोले भाई ये क्या? समझ में आ गया कि ये मरने आया। आदमी भी खतरनाक था। जब पकड़ लिया गया तो उन्होंने पूछा भाई कैसे, तो बताया आपके जीजा का मित्र हूँ। तो बोले गाड़ी में बैठो, जहाँ उसके बाकी साथी थे वहाँ ले गए। अच्छा। और नई गाड़ी में गए। जब ये राजवार को सबसे गाड़ी से पहले उतारा, तो वो साथी थे वो सारे आगे बढ़े देख के कि ये काम कराया होगा, गाड़ी से उतारा। जो ही बाकी लोग उतरे सब भाग गए। अच्छा। तो बोले भाई तुम्हारे साथी तो सब भाग के, बताओ तुम्हारा क्या करें? तो बोले मार दीजिए, अब आपने पकड़ लिया है मार दीजिए। बोले नहीं मारेंगे नहीं, तुमने जीजा का नाम लिया है, या तुमको छोड़ देते, दोबारा लखनऊ मत आना कभी। कह के छोड़ दिया। और वो भी कोई छोटा अपराधी नहीं था, बहुत कट्टर अपराधी था। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना सहज रूप से। और जब मैं गाड़ी चला रहा साथ में बैठे और मैं उसी का नाम ले रहा हूँ,
कि राजू हाजरा से मेरी बात हुई थी कि काके सरदार ने किया। तो बोले नहीं, काके सरदार ने नहीं किया, धनंजय सिंह ने किया। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, धनंजय सिंह नहीं है। बोले धनंजय ने मुझे खुद बताया कि मैंने किया है केस। क्योंकि वो अपने आप का थोड़ा मार्केट में, क्योंकि अब इसमें कुछ होना है हमारा है नहीं ज़्यादा, तो मार्केट में अपना एक नाम चमकाने के लिए बोल रहा होगा। नहीं तो फिर आपके ऑफिस पे क्यों अटैक हुआ, इसका रीजन नहीं पता लगा? वो रेलवे का टेंडर था सिग्नलिंग का। अच्छा। 85 लाख उसकी का। वजह से? उसकी वजह से 85 लाख का टेंडर था वो। फिर पेपर में छपा कोई 32 करोड़ का टेंडर था। खैर वो तो पेपर की बात है, मेरे हिसाब से कोई सच्चाई उसमें नहीं थी। कौन से सन की बात रही होंगी? ये 97 की। हाँ, बात भी काफी पुरानी है। बात भी काफी पुरानी है। हाँ। तो अब ये मैं इनके दुश्मन का नाम ले रहा हूँ, लेकिन एक बार उन्होंने आंखें ऐसे नहीं तरी रही कि तुम मेरे दुश्मन से बात कर रहे हो। बड़े सहज रूप से करते रहे। ये एक मुझे फायदा रहा। मैं एक व्यक्ति का, जैसे मैंने मुख्तार भाई के सामने इनका नाम लिया, विनीत सिंह का, तो उन्होंने आंखें नहीं टेढ़ी की, बड़े सहज बोले सर वो तो हीरो है। तो विनीत सिंह के सामने जब मुख्तार अंसारी का नाम लिया होगा तो उनका क्या वो रही हो? नहीं, उनको पता है। अच्छा, उनको भी पता था। वो भी सहज, नहीं मैंने बताया ऐसी बात हुई, वो सहज भाव से ठीक। ये जरूर कहा कि आप बहुत भोले हैं, आप सबकी बात मान लेते हैं। मतलब शक था उन्हें? हैं? शक था उन्हें, मतलब शक नहीं। मतलब मैं उनके विरोधी से मिला हूँ, इस बात का कोई आपत्ति उनको नहीं हुई। नहीं, उस चीज में आपत्ति नहीं, मतलब शक था कि ऐसी चीजें बनवाई जा सकती। नहीं, ऐसी चीजें हो सकती, क्योंकि वो जो क्षेत्र है, मैंने कहा साथ में ये बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के बहुत साफ लोग हैं। ये थोड़ी सी अलग सी बात लगेगी, ये दिल के साफ कैसे, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ। एक बार वो कहने लगे हमारे समाज में, विनीत सिंह कहने लगे हमको तो समाज में लोग गलत मानते हैं ना। तो मैंने कहा मुझे इस बात की आपत्ति है। बोले विजन भाई हमको नजदीक से जान रहे हैं ना, तभी ऐसी बात बोल रहे हैं, नहीं तो दुनिया तो हमको गलत ही मानती है। जी जी। तो खैर, तो ये एक अच्छा रहा कि उस समय अजीत सिंह ने और कुछ नहीं कहा। दूसरा एक और अपराध की परिभाषा। मैं गाड़ी चलाता, साथ में ये थे, तो पीछे एक लड़का बैठा था, करीब 6 फीट के करीब का था, 6 सवा 6 फीट होगा, सवा 6 नहीं 6 फीट के करीब होगा। पांडे उसका नाम था, पूरा नाम याद नहीं। भूरे बाल, उसकी नीली सी आंखें। सपा से चुनाव लड़ा था, विधायक का, हार गया था। अच्छा। तो उससे बोले पांडे अगर राजनीति करनी है तो व्यक्तिगत व्यवहार की राजनीति करो। बोले पार्टी आर्टी की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। ये किसने बोला? अजीत सिंह। अजीत सिंह, हाँ। तो वो बोले तुम्हारे पास कोई आ जाए, किसी क्षेत्र का हो, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसका काम करके वापस भेजो। मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली के एक मुख्यमंत्री थे, उनकी सिफारिश लेके कोई चिट्ठी लेके डीपीएस स्कूल में गए, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। मंत्री कांग्रेस के थे, भाजपा के? भाजपा के थे मुख्यमंत्री। वो इतना पर्याप्त है। हाँ ठीक है, अब ये कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। ठीक है। तो वो प्रिंसिपल ने चिट्ठी उठा के फेंक दी कि रोज आती है ऐसी चिट्ठियाँ। मतलब मुख्यमंत्री की चिट्ठी उठा के फेंक दी? हाँ। लेकिन ये बात थी कि अजीत सिंह की चिट्ठी को ऐसा फेंक के दिखा दे। मतलब उनकी दिल्ली में भी चलती थी? नहीं, वहाँ पे। अच्छा, लखनऊ में? लखनऊ में। तो बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर पता नहीं किस कारण से बोला, अचानक मेरे को बीच की कुछ लाइनें याद मिस हैं। बोले हम तो अपने लड़कों से कह दिए हैं, जाओ मर्डर कराओ, केस नहीं लगने दूंगा। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। फिर खुद ही बोले कि मर्डर करना कहाँ का अपराध है। अब यही अपराध ही नहीं है। जब भी बोले तो मुझे हंसी आ गई। मैं क्या, साला मर्डर करना अपराध नहीं तो अपराध कौन सा बचा। मतलब उठाओ जाओ मर्डर कराओ किसी का भी है, आके चाय पियो, खाना खाओ, सो जाओ। सुनिए ना, तो मैंने कहा साला मर्डर करना अपराध नहीं तो अपराध क्या कहते हैं, फिर अपराध क्या है फिर। बोले नहीं ऐसा नहीं है, तुमको कोई मारने आया, तुम क्या करोगे, तुम उसको मार दोगे। चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है। बोले तुम्हारे पिताजी को गाली दे तो क्या करोगे, तुम उसको मारोगे। तो ये भी बात ठीक है। बोले हमने आज तक कभी किसी को पैसे लेके थोड़ा ना मारा है। अच्छा। कोई हमको मारने आया था, हमने उसको मार दिया। यही हुआ ना। मैंने कहा चलो इस बात से तो मैं सहमत हूँ, हुआ तो ऐसा ही है। बोले मैं अपराध क्या होता है मैं बताता हूँ। किसी का छीनो मत, किसी को सताओ मत, किसी को दबाओ मत, किसी को लूटो मत। बोले ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। मान सम्मान के साथ जीना कहाँ का अपराध है। अगर कोई हमारे मान सम्मान को छेड़ता है या हमें मारने आता तो मार देंगे। अब वो व्यक्ति उस समय 35 साल की अवस्था रही होगी, क्योंकि हम लोग साथ के थे उम्र के। तो 35 साल का एक युवा ये कह रहा है कि मर्डर कराओ, केस नहीं लगने दूंगा। बहुत बड़ी बात। वो साथ में ये भी कह रहा है, क्योंकि अटल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से वो MLC थे,
अटल जी लखनऊ में तो लखनऊ मोहनलालगंज उन्नाव तीनों इसी में आता था, एक एमएलसी की सीट में। तो वो साहब ये भी कह रहा है किसी का छीनो मत, किसी को सताओ मत, तो उस व्यक्ति का एक कैरेक्टर झलकता है। फिर एक बार उस व्यक्ति ने और कहा अपने जीजा के भाई से, बिट्टू हजारों लोग आए मेरे पास, लाखों आए होंगे, जो आया उसे बुलाया नहीं, जो चला गया उसको रोका नहीं। लोग आते रहे जाते रहे, अपना काम कराते, किसी ने कुछ कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो ठीक है। उस आदमी ने अपेक्षा नहीं की कोई धन्यवाद बोल करेगा तो ठीक है, क्योंकि बाबू बोले थे इसलिए धन्यवाद शायद कर देते होंगे। तो सामान्य तो लोग धन्यवाद कहने में संकोच ज़्यादा करते हैं, कभी आप हमसे कुछ फेवर ले लीजिए लेकिन धन्यवाद मत कहलवाइए। किसी का आभारी होना ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम होता है। आदमी तुरंत हिसाब किताब करना था, भाई साहब पैसे ले लो या कुछ फेवर ले लो, आभारी नहीं होना चाहता। पर ये लोग ये नहीं देखते थे कि ये आदमी को फायदा है नुकसान है। आया अगर अपने से काम हो सकता तो करवा लिया। तो एक उदाहरण मेरे ध्यान में और आता है, रामा किशोर सिंह बिहार से सांसद रहे, वैशाली से। उससे पहले महनार से विधायक भी रहे 2-3 बार। एक बार मैं इनके चुनाव में गया था, तो नीतीश सन मुझे ध्यान है, लेकिन नीतीश जी का पहला कार्यकाल पूरा हुआ था। अच्छा जी। 5 साल वाला। तो मैं कहीं अकेले एक तरफ निकल गया, तो एक बालक बैठा हुआ था, तो मुझे देख के पता नहीं उसको कैसे समझ में आया कि बाहर का व्यक्ति और चुनाव प्रचार के लिए वहाँ पे। तो बोला अगर रामा सिंह नहीं होते तो महनार ना होता। सर उस छोटे बच्चे से तो मैंने नहीं पूछा कि क्या बात है ये। तो वापस आया तो मैंने साथ में जो हमारे साथ के लोग थे उनसे पूछा। मैंने एक छोटा सा बच्चा था, 12 साल का रहा होगा, उसने कुछ ऐसी बात की, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं तो उस बच्चे को ऐसे कैसे दिमाग में आया कि मतलब, अब इसका कारण मैं नहीं जानता। अच्छा, आपने पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं, उस बच्चे से मेरे को लगा नहीं कि मुझे उससे पूछना चाहिए। छोटा बच्चा मतलब क्या पूछेगा? हाँ, लेकिन जो भी बिहार का है तो वो माहौल को जानता है। दिल्ली वाला शायद उस तरह की बात ना करिए, कुछ और बोले। तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे अभी तो नीतीश कुमार का शासन रहा तो चीज़ें ठीक है, अपराध थोड़ा कम हुआ, थोड़ा प्रशासन की वजह से भी चीज़ें ठीक हुई हैं। उससे पहले 15 साल लालू यादव का शासन था। तो महनार में हत्या, अपराध, जैसे अपराध, बलात्कार, अपहरण, राहजनी, ये सब रोज की घटनाएं थी। अगर आप शाम को शहर में आ जाइए तो वहीं जहाँ है वहीं स्थिर हो जाइए, मूवमेंट नहीं कर सकते। आप स्टेशन में आ गए तो स्टेशन पर रुक जाइए, शहर में नहीं आ सकते, आपके साथ कोई घटना घट सकती है। और ऐसा हम लोग भी उस समय पढ़ा सुना करते थे। नहीं, हमने भी बहुत सुना है। यहाँ तक कि पुलिस वाला पूछता था भी आप वहाँ जा रहे हो, एक पत्रकार से उसने कहा फलाने आगे जा रहे हो, साथ में असला रखा है कि नहीं? अगर नहीं, बोले अच्छा मेरा एक भाई है वहाँ पे, उसका नाम ले लेना और हथियार रखा के चला करो। अच्छा, पत्रकार भी हथियार रख के चले? हाँ, और पुलिस वाला सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, कि नहीं तो रास्ते में कोई घटना हो सकती है। अच्छा, नहीं ये हमने भी सुना है कि इस प्रकार का गाड़ी लेके जाता था तो कुछ बहुत कुछ होता था। वो एक IAS है, उसकी पत्नी का बलात्कार होता रहा 2 साल तक, उससे ज्यादा क्या बड़ी घटना हुई। तो जंगल राज इसको कहते हैं, वो पूरा तिरा। लेकिन ये भी कहा जाता साथ में कि लालू का राज जो था, क्योंकि अभी बात तो हम किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं, लेकिन जब आ जाएंगे है, हाँ, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि लालू यादव ने जो पिछड़े थे वहाँ पर, मतलब जो चाहे वो मुस्लिम रहे हो, चाहे वो यादव रहे हो, या फिर वो SC ST रहे हो, उनको काफी आगे लाने में लालू का बहुत उनका वोट बैंक वहाँ के लोग भी बोलते हैं। नहीं, वो स्वभाववश नहीं होता, ये वोट बैंक की खातिर है। अच्छा, इसी बात को दूसरे संदर्भ में रखेंगे तो वहाँ एक नियत भी नजर आती है कि इनकी नियत करने की भी है। लेकिन लालू यादव जैसे जो नेता है, इनका तो एक वोट बैंक की तरह तहत एक पॉलिसी ऐसी हो सकती है कि ऐसा किया जाए, स्वाभाविक है। चलिए, अब इसी बात को मुख्तार अंसारी उनके ऊपर डालेंगे तो वहाँ नियत साफ है। खैर उस पे भी टॉपिक पे आएंगे। रामा सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई रोज की घटनाएं थी, तो मैंने ठीक कैसे हुआ? बोले रामा संघ आए, उन्होंने ठीक कर दिया। ठीक कर दिया इसका क्या मतलब होता है? बोले अपराध अपराधी दोनों समाप्त कर दिए। अब ये वेरीफाइड मैं तो इसको नहीं कर सकता, लेकिन जो उन्होंने बताया जी जितनी सरलता से कहा उस बात को मैं कोट कर रहा हूँ। तो मैंने ये बात, मेरी एक मुलाकात इनसे हुई थी, DGP विक्रम सिंह, यूपी के रिटायर हो चुके थे उस समय। तो मैंने उनको ये बात बताई, मैंने सर ये कैसा उदाहरण है? बोले विजय जी प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता, प्रशासन के लिए संभव नहीं है। तो ये प्रशासन के हाथ बंधे, वो कहना चाह रहे एक व्यक्ति, हाँ उसका अपना एक सिस्टम होता है। तो एक व्यक्ति जिसकी वजह से एक शहर वर्षों से अपराध मुक्त है, यानी संगठित अपराध वहां नहीं होता, छोटा अपराध हो सकता है, कोई किसी को गुस्सा हो गया, चाकू मार दिया, सिर पे ईंट मार दी, मर गया, उस तरह के अपराध हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस क्राइम हो सकता है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अच्छा, तो अगर एक शहर एक व्यक्ति की वजह से शांत है इतने वर्षों से,
तो मैं उस आदमी को माफिया कैसे बोलता हूँ? ये समाज की जो सिस्टम है उसकी कमी से ये लोग उपजते हैं। पुलिस के पास जाओ तो सहायता नहीं मिलती, कोर्ट के पास जाओ तो न्याय नहीं मिलता, देरी होती है और बहुत सारी चीजें आप अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं। फिर ये लोग समाज के उनकी आवश्यकता बन जाते हैं। ये उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाते हैं, उनको कोई प्रताड़ित कर रहा था उसकी मदद भी करते हैं। अनेक उदाहरण देखे ना, बहुत सारे। लेकिन जब इन्हीं के लोग प्रताड़ित करने लग गए, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहुबली है, डॉन भी है, बहुत सारी चीजें इनके, फिर वो गुंडे की श्रेणी में आ जाते हैं। हाँ, नहीं मतलब इनके लोग, ऐसा नहीं है कि इनके लोग नहीं करते, इनके नाम पे बहुत सारे करते हैं थोड़े बहुत। इनका नाम तभी खराब होता है। नहीं करते हैं, कुछ खराब भी होता होगा, लेकिन अगर उनके ध्यान में आ जाए तो नहीं करेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त के माता पिता, उनका स्कूल था, तो हमारे अजीत सिंह थे, उन्हीं के लड़कों ने कब्जा कर लिया। तो उनको मेरा पता था, लेकिन मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका था, तो सीधा गए, उन्होंने बात की, बोला कि समाधान करवा दिया, बोले स्कूल वापस करो। तो अगर आप जाएं बात करें तो ये आपको डराएंगे नहीं, ये लोग कभी नहीं डराएंगे, आम व्यक्ति को नहीं डराएंगे। लेकिन इनके लोगों ने तो डरा दिया ना। नहीं, अगर आप जाते हैं इनके पास तो मदद मिलेगी, लेकिन इनकी नॉलेज में नहीं है। कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि छोटा व्यक्ति है तो छोटी हरकत कर सकता है। ये बड़ा व्यक्ति, इस तरह के जो लोग हैं, मैंने जो अनुभव किया है, नहीं करते। आगे, हाँ। तो अब उस व्यक्ति को मैं माफिया कैसे बोलूं? ये तो कानून की आवश्यकता है ना कि कानून ऐसा पूरा करे। जैसे एक इसी बात को अमिताभ ठाकुर लखनऊ में एक IPS हुए, तो मैं एक बार उनके चर्चित चेहरा है, विवादों में ज्यादा रहते थे उस समय, अपने कुछ कारणों से, ईमानदार भी थे। तो मैं उनके पास, उनके घर पे बैठा होता, तो मैंने ऐसे पूछा कुछ नाम लेकर के, लेकिन इन लोगों के बारे में क्या राय है? बाहुबलियों का नाम लिया, बोले भैया गुंडे हैं ये। तो मैं कहने, ये गुंडे नहीं है, ये लोग वो हैं, अगर राजतंत्र होता तो ये जागीरदार होते, ये सेनापति होते, ये जमींदार होते, ये राजा होते। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की मांग ये है, आपके प्रति अगर कोई अन्याय होता है तो आप उसका प्रतिकार या समाधान कानून के माध्यम से कीजिए, और कानून से आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं हो पाता। तो ये वो लोग हैं जो अपने बल पर अपने लिए और अपनों के लिए न्याय पाने की चेष्टा करते हैं। मैं इनको अपराधों की श्रेणी में, गुंडों वाली में श्रेणी में नहीं गिनता। मेरे लिए गुंडा वो है जिससे आम व्यक्ति भयभ्रांत हो। बाहुबली तो मान सकते हैं आप। बाहुबली है ना, अगर जो अन्याय का प्रतिकार कोई करे, बाहुबली ठीक है। आप माफिया कहना चाहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई इस प्रकार से कर पाता हूँ, जब तक आम व्यक्ति आपसे सुरक्षा मांग रहा है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है, जिसको कहीं से सुरक्षा नहीं मिल रही, वो आपसे सुरक्षा मिलती है, उसको सपोर्ट मिलता है, तो फिर आप अच्छे व्यक्ति मेरी निगाह में। कानून तो देखिए कहेगा, अगर आपने कोई अपराध किया, उसकी कोई धारा तोड़ी, तो कानून के अपराधी तो आप हैं, समाज के अपराधी है नहीं, ये समाज को डिसाइड करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है, अपराध की श्रेणी में पहले राजा होते थे, उनकी किसी सनक की वजह से झगड़े होते थे, किसी लालच की वजह से होते थे, किसी प्रतिशोध की वजह से होते थे, आक्रमण होते थे, आकर्षण की वजह से होते थे, आक्रमण भी होते थे, वो आक्रमण करते थे ना ये, एक दूसरे राज्य पर। तब इनके एक व्यक्ति के कारण हजारों सैनिक आपस में लड़े, और हजारों कई बार मारे जाते थे, कई बार तो लाख भी मारे गए, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सैनिक मारे जाते थे। जब सेना ऐसे ही जाती तो कई बार बलात्कार की घटनाएं बहुत होती हैं, लोग उजड़ जाते हैं। तो एक व्यक्ति के कारण इतने सारे लोग प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो बिल्कुल आता है। जब वो जीत जाता है व्यक्ति, तो उसके साथ लगता है महान राजा, जिसने इतने अपराध किए, महान। अब यही, अब तो लोकतांत्रिक देश नहीं आता हूँ उस विषय पे। अब यही व्यक्ति एक दो व्यक्तियों का समाधान कर रहा है, ये तुमने पड़ोसी की बकरी चुराई, बहुत गलत काम किया, तुमको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा देता है। कानून का है ना ये? नहीं, उसका भी कानून था ना, तो कानून के तहत दे रहा है। अगर कानून का क्या नहीं, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े नेताओं के लिए कि आपने ये दंगे कराए, आपने फलाने कराए, आप माफी मांगिए। तो ये तो बड़ी सरल बात है। अगर गुंडा इस बात को, ये आम आदमी किसी को मार तो कहते इसको सजा दो, इसको फांसी दो। एक आदमी ने सैकड़ों लोग मारे, कहते माफी मांगो। ये बहुत सरल बात है। एक व्यक्ति पड़ोसी का किसी या साथी किसी और व्यक्ति का कत्ल कर देता है, कोर्ट कहता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, उसको सजा देता है, फांसी भी दे देता है। दूसरा व्यक्ति 100 लोग मारता है, 1000 लोग मारता है, वो आतंकवादी है, बोले इसको जनरल एमनेस्टी दो, इसको माफी दो, इसको पुनर्वास के लिए पैसे भी दो। तो इसमें अपराध जो पीड़ित व्यक्ति उसका कौन है, उसकी तरफ से कौन बोलेगा? आप तो जिसने अन्याय किया उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो हमें कहा सिस्टम को कौन सा अपराध सूट कर रहा है, सिस्टम के लिए वो अच्छा है, जो उसको सूट नहीं कर रहा अपराधी है।
ये तो अपराध आपने बात बहुत बड़ी बोली है। नहीं, अपराध की परिभाषा ऐसी ही है, सिस्टम को सूट करता तो सब कुछ ठीक है। आज जब यूपी में ये हुआ है केस, या और भी केस हुए इससे पहले, तो उसका तो कानून के माध्यम से निराकरण होना चाहिए ना। लेकिन अगर कानून वाले निपटाने लग जाएंगे तो फिर बाकी गुंडों में अपने गुंडों में फर्क क्या है? यहाँ जस्टिफिकेशन ही जो अपराधी था, इसको हमने नहीं रोक पा रहे थे कोर्ट से, चूंकि न्याय जल्दी नहीं मिलता है या देर से मिलता है या नहीं मिलता है, तो हम न्याय कर रहे हैं, हमने निपटा दिया। चलो आपने कर दिया, तो यही लॉजिक तो वो भी दे रहे हैं कि आपसे न्याय नहीं मिलता है, आपसे मदद नहीं मिलती, तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। दोनों के पास वही लॉजिक है ना, तो सही गलत कौन है? आप सिस्टम में हैं। कई बार जैसे अतीक अहमद जैसा अपराधी था, अतीक अहमद, क्योंकि आपने बहुत चर्चित चीजें सुनी होंगी अतीक अहमद के बारे में, मदरसा कांड हुआ था, वहां से 4 लड़कियां उठा लाया मदरसा। हाँ तो ठीक है, वो तो मुसलमान भी नहीं था ना, मुसलमान ऐसी हरकत तो ना करेगा। लड़की भी मुस्लिम थी, वो उसको लोग मुस्लिम माफिया कहते हैं, लेकिन मुस्लिम माफिया कहाँ था उसका? अतीक को अगर मरवाया, चाहे वो कानून के दायरे में मरा, चाहे वो एनकाउंटर से मरा, चाहे वो किसी और ने मारा आके, चलो उसको जो भी चीजें रही मान लिया मैंने, तो जांच का विषय। देखिए वो एक गुंडा था, वो शुद्ध गुंडा था। अच्छा, ठीक है, वो माफिया तो नहीं था। यहाँ पे गुंडों की भी परिभाषा बदल गई। मैंने कहा ना, गुंडा व्यक्ति वो होता है जिससे आम व्यक्ति प्रताड़ित हो, जी जी जी, बिल्कुल। जिससे आम व्यक्ति सुरक्षा महसूस करे, मदद मिले उसको मैं गुंडा नहीं कहता। ऐसे आदमी को अगर कानून के तहत भी ना सजा मिले, मतलब कैसी सजा मिल जाए, उसको सजा मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर भी कोई आए। नहीं, मैंने कहा हर केस टू केस में उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कितना भी गलत हो जस्टिफाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी आपके पक्ष में है, उस समय विरोध नहीं हुआ, मुसलमानों ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध, ये बात फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो मुसलमानों को प्रताड़ित करता था, अपने रिश्तेदारों को प्रताड़ित करता था। खुश हुए उसमें, जो भी थे जो उससे प्रताड़ित थे, खुश हुए। इस केस में कौन खुश हुए? देखिए आपने नहीं, आप नहीं, ऐसा नहीं लोग खुश नहीं हुए, लोगों ने पटाखे जलाए, सब कुछ किए, लेकिन क्योंकि जो परिवार वाले जो भी और भी रहे होंगे, चलो वो एक परिवार नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, उनके खिलाफ हिंसा तो हुई, चाहे वर्चस्व की लड़ाई थी, चाहे अस्तित्व की लड़ाई थी। लेकिन 65 केस में कोई एक केस दिखाई इसमें हल्का केस हो, कोई डकैती हो, छिनैती हो, कुछ और हो, लड़की वाला हो, कुछ और हो, सारे गंभीर अपराध हैं। उस अपराध की पृष्ठभूमि में जाइए तो अस्तित्व की लड़ाई है, सब आपके ऊपर कोई गोली चलाएगा तो आप गोली चलाएंगे, पर आपका जो बेसिक नेचर क्या है, वो लोगों के साथ खड़े होने का, उनकी मदद करने का। मैं जब मिला तो उन्होंने कहा भैया बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा हाँ 20-25 लोग बैठे थे, बोले रोज आते हैं, बोले मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा है जेल में और 1 करोड़ रुपए महीने का खर्च करता हूँ, 98 लाख रुपए बांटता हूँ। तो उस व्यक्ति को कुछ दे रहे थे क्या? वो तो जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, यहाँ पे दशकों से जेल में कहा जा रहा है, जो खबरें आई हैं पब्लिक डोमेन में भी हैं, कि जो जेल में कमजोर जो कैदी माने जाते थे, या फिर जो मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ था, जो कैदी थे, उनकी भी इन्होंने मदद की, मुख्तार अंसारी ने काफी मदद की। देखिए ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उनसे मदद मांगेगा, वो लगभग आंख बंद करके उसकी मदद कर देते हैं बिना सोचे समझे। वो पात्र को पात्र भी जल्दी नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति उनसे मदद मांग रहा है तो उनका स्वभाव है मदद करने का, करेंगे, मेरा अनुभव ऐसा रहा। नहीं, ये तो खैर मतलब जो जेल में कैदी थे उन्होंने, अब विनय सिंह का उदाहरण ले लें, वो मुझसे बोले कि ये जो ड्रग्स का व्यापार होता है, तो ये भी जेल गए, कई बार जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं बीच में टोकना चाहूंगा, देखिए जिनका भी नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो रमा सिंह हो, विनीत सिंह हो, या फिर मुख्तार अंसारी हो, या फिर अजीत सिंह हो, जितने भी हैं सब बाहुबली डॉन है। मतलब चाहे जो भी हो, जैसे भी रहा हो, पुलिस की नजर में, कानून की नजर में अपराधी भी रहे हैं। आपके इन लोगों से, क्योंकि एक नाम नहीं है, कई सारे नाम हैं, आपके इन लोगों से 50 होंगे। हाँ, क्योंकि आप आरएसएस से रहे हैं, ठीक है ना, इसके अलावा आप सोशल वर्कर रहे हैं, इन लोगों से ऐसे इतने सारे संबंध कैसे बन गए आपके? नहीं, उसमें एक और चीज है, मेरे संबंध तो हैं, चलो ठीक है, लेकिन आपस में विरोधी हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, आपस में विरोधी हैं, लेकिन आपके संबंध सबसे अच्छे हैं। हाँ ठीक, उसका कारण क्या है कि मैं अपराध की पृष्ठभूमि से नहीं आता, ठीक है। अगर मैं भी अपराधी हूँ तो फिर मेरे पास वो छूट नहीं होगी कि मैं दूसरे से संबंध रख सकूं। तो ऐसे कितने मतलब बाहुबली डॉन रहे हैं यूपी के, जिनके बहुत सारे रहे हैं, बबलू वगैरह भी साथ के ही हैं, पुराने पड़े हुए हैं। हाँ, तो वो पड़े हुए हैं, ठीक है। वो उस समय कॉलेज टाइम में हमारे सब संबंध होते थे। बहुत सारे लोगों से मारे गए हैं, 150 से ऊपर तो लोग मारे ही गए होंगे, बाकी ठीक है। तो मैं उनकी उसमें जाता, लेकिन संबंध सबसे है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक बाहुबली को कभी ये भय नहीं सताया कि मैं दूसरे बाहुबली जो उनका शत्रु है उसके साथ ही मेरे उतने मधुर संबंध है, उनको डर नहीं लगा। ओपन सीक्रेट है। जैसे मैंने बताया कि वो मुख्तार भाई बड़े खुश हुए कि कोई विनीत सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो हीरो आदमी है। इसके आगे की एक और बात बताता हूँ, उनको बेटे के खिलाफ जब केस वगैरह हुए
तो मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो उनके भाई आके मुझे ले गए, रोपड़ में हम लोग गए। तो मिलने गले वगैरह मिले, बोले भैया आप हमको याद नहीं करते, भूल गए। भैया आप ऐसी जगह बैठे, मैं तो आता नहीं यहाँ, तो मिलना नहीं हो पाया, लेकिन याद तो मैं करता हूँ। तो खैर अपने विषय में, रोपड़ जेल में मिलेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपने विषय वगैरह सारे बताया, उस पर चर्चा हुई क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे भाई हैं, विनीत सिंह मेरे छोटे भाई हैं, आप दोनों मिलकर क्यों नहीं रहते? आपस में विरोध रहता ही है, कितना है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता कि उनके उन गतिविधियों के बारे में। जो संबंध है वो व्यक्तिगत है और स्नेह वाले संबंध है, आपस में एक प्रेम भावना है। तो जो शब्द कहे थे वो अक्षरश बोलूंगा, बिंदी और मात्रा भी अलग नहीं बोलूंगा। तो उनका कहना था कि भैया मेरी उस आदमी से रत्ती भर भी दुश्मनी नहीं है, आप मुझे ये बताइए मुझे करना क्या है, अब जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। क्या बात। तो और ये बात को कहा जा सकता है कि भाई ये तो बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, और अपराध में तो फिर षड्यंत्र, धोखा, ये सब बड़ी सहज और सामान्य चीजें हैं, या राजनीति हो या अपराध हो, इसके ये सहज गुण है। तो कहने के लिए कह दिया होगा, ऐसा भी संभव है ना? बिल्कुल संभव है। कहने के लिए कह दिया होगा। तो अब इसको आगे मैं बताता हूँ। जब बहू जो है, क्या नाम उनका, नाम भी मेरे को, क्योंकि परिवार से मेरा बहुत परिचय नहीं रहा, जो भी मुलाकात हुई सब इन्हीं से हुई। उनके बेटे की बहू, बेटे की पत्नी, निखत क्या नाम, ऐसा कुछ नाम है शायद। हाँ, ऐसे ही, हाँ। तो जब वो मिलने गई, जैसा मुझे बाद में बताया गया, अफजाल भाई कह रहे थे कि भाई वो मिलने गई, तो वहाँ उनको केस में बंद कर दिया। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहू है उसके साथ ऐसी घटना हुई हो। तो मैंने इनके भाई हैं उनको फ़ोन किया कि आप आओ मुझसे मिलो, कोई समाधान इसका निकालते हैं। 10 दिन तक कोई सूचना नहीं। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने आपको फ़ोन किया था, आप आए नहीं। बोले उनसे एक बार बात करनी थी, और वकील के माध्यम से ही कोई भी बात होती है, वो भी एक बार हफ्ते में। बोले किसी को परमिशन नहीं है, अफजाल भाई को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। तो ये बोले भैया बुलाए हैं तो जरूर जाओ, जाना चाहिए। इसके बाद जो बात कही वो बहुत हृदय को बिल्कुल ऐसे बेद जाती है अंदर। अभी तक मुझे वही बात शायद जीवन भर याद रहेगी। बोले भैया से बोलना कि सब बेवफा हो गए। तो ये मुख्तार अंसारी के शब्द थे। हाँ, तो ये ऐसा उस स्टेचर का व्यक्ति, उस लेवल का व्यक्ति, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ पर आप भावुक भी हो गए हैं, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। नहीं तो चलो, ऐसी बात है, आपके संबंध थे। नहीं संबंध थे, लेकिन कोई व्यक्ति, मेरी 3 मुलाकात है सिर्फ, 3 मुलाकातों में कोई व्यक्ति इतना सरल हो, इतना स्पष्टता से बात बोले, इतनी सच्चाई से बोले, तो मैं मान सकता हूँ जितने शब्द मुझसे कहे वो सारे सच्चे थे। मैंने महसूस भी किया, हम भी महसूस कर पा रहे हैं, आपकी आंखों में भी चीजें झलक रही हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत तो हाँ, और कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया जैसा हमारे हिंदू बहुत सारे लोग अग्रेसिव हो जाते हैं कि मुस्लिम माफिया, मैंने नहीं महसूस किया। मुस्लिम माफिया मुझे नहीं लगा कभी, उस व्यक्ति मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। देखिए, यहाँ पे हमारी जब चर्चा हो रही थी ऑफ कैमरा, आपने उनके बारे में बताया कि वो बहुत सच्चे देशभक्त भी रहे, उसके बारे में हाँ, जैसा उन्होंने बताया मुझे और मैंने महसूस किया। एक बड़े परिवार से आते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे लगभग बहुत जानकारी बार बार आ रही है। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान, मैंने दूसरी कक्षा में था, मुझे ध्यान आता है कि मैंने उनके बारे में एक चैप्टर पढ़ा था ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपको आर्मी का चीफ बना दूंगा। वो नहीं गए, नौशेरा की लड़ाई में लड़े, जो पहली लड़ाई हमारी 1948 में हुई, उसमें शहीद भी हुए। वो महावीर चक्र भी मैं लोगों पहले महावीर चक्र विजेता थे। डॉक्टर अंसारी उनके, मेरे दरियागंज में हमारे साथी उनके साथ में था, तो हमारे ऑफिस में बिल्कुल डॉक्टर अंसारी कोठी के साथ में 4237/1 डॉक्टर अंसारी कोठी हमारे से 10 कदम दूर है। तो इनके दादा थे, वो 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। फिर इनके परिवार में पिताजी भी उसी प्रकार के क्षेत्र में। तो ऐसा एक देशभक्तों की परंपरा के से ये लोग आते हैं। और जितना आसपास के लोगों ने बताया, मैं तो कभी गांव नहीं गया, लेकिन जो सुना और बाकी लोगों से भी सुनता रहा, वो एक पारिवारिक व्यक्ति रहे। और उनका अंतिम जो संवाद हुआ बेटे से और बहू से, वो बहुत स्पष्ट बताता है कि बहुत अधिक पारिवारिक व्यक्ति हैं, वो सहज व्यक्ति हैं। अपराध, उस अपराध को अपराध की श्रेणी में कहते हैं, आजकल पैसे के कारण आर्थिक अपराध होते हैं, उनको अपराधी कह सकते हैं। वो सफेद पोश होते हैं ज्यादातर, वो ज्यादा खतरनाक अपराधी है। वो किसी की गला नहीं काटते, लेकिन सब कुछ काट देते थे। ये लोग तो पता होता है कि क्या कर सकते हैं,
इनको आप रीड कर सकते हो, ये आदमी ज़्यादा क्या कर सकता है, दूसरे को पता ही नहीं होता। जो सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, जिनको हम शरीफ मानते हैं, वो क्या कर जाएगा सोचना मुश्किल हो जाता है। इनके साथ तो बड़ा स्पष्ट होता है। अगर आप साफ दिल के हैं, आपकी नीयत साफ है, तो फिर ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरा अपना ऐसा अनुभव जीवन भर रहा और सहजता से मैं सबके साथ व्यवहार बनाता रहा। अब इसमें जो हम लोग कह रहे थे, उसमें अपराध की श्रेणी में एक बात मैंने और कही कि जब भी कंसंट्रेशन पावर का एक्सट्रीम पर होता है, वो हमेशा विस्फोटक होगा। तो ये न्यूक्लियर पावर सेंटर्स की तरह हैं, क्योंकि अत्यधिक विस्फोटक है, इसलिए हमेशा विस्फोट तो करेंगे। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे विस्फोट हो सकता है। अब आप उससे मानव जीवन को नष्ट करवा दीजिए या मानव जीवन को आलोकित करवा दीजिए। अगर आप उसको कंट्रोल और गाइड कर सकते हैं तो हाथ डालिए जरूर। तो मैं एक जीवन में ये भी प्रयोग किया कि इस प्रकार के लोगों से मैंने अच्छे काम भी कराए और उन्हें सहज भाव से किए। वो अच्छे थे इसलिए अच्छे किए, नहीं तो पूछते इसमें मेरा क्या लाभ है। उन्हें कोई पूछा ही नहीं, लाभ हानि की अपेक्षा के बिना वो काम किए। उनको ठीक लगा ये काम करना चाहिए, कर दिए। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा, मतलब जो हम आशंका जता है। देखिए ऐसा तो है, अगर ऐसा रहा तो फिर क्योंकि आप आरएसएस से भी हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे आपको शिकायत होगी या नहीं? देखिए शिकायत अगर आप बहुत स्पष्ट पूछे तो उनके व्यक्तिगत जो उनका एक व्यवहार है उसके कारण संभावना शिकायत की है जी मुख्यमंत्री से। कारण क्या है कि इनका आपस में विरोध रहा, उनके ऊपर अटैक हुआ, इन्होंने करवाया। तो मन में व्यक्ति के मन में होता ही है कि मैं बदला लूंगा, या ऐसी भावना होती है, वो सहज होगी। मैं होऊंगा शायद मेरे मन में होगी, लेकिन जिस पद पर अगर मैं जाकर बैठ जाऊंगा तो मैं फिर अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध से बहुत ऊपर जाके सोचूंगा। हाँ, मैं फिर प्रदेश की सोचूंगा, देश की सोचूंगा, समाज की सोचूंगा, व्यक्तिगत प्रतिशोध के नहीं। खतरा बन सकते थे योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए योगी आदित्यनाथ बहुत पावरफुल व्यक्ति हो चुके हैं, उनको कोई मनुष्य तो नुकसान जल्दी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर इन्होंने गलत किया है और जैसा इन्होंने आरोप लगाया, तो कोई दूसरा किसी और शत्रु है ऐसा भी नहीं है। वो बुलाए गए थे इसलिए, पहले दिन से ही मीडिया कह रही थी अब इनकी गाड़ी पलटेगी। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो ये तो पहले दिन से तय था कि गाड़ी पलटेगी। शक भी जताया था। एक ऐसा माहौल बना, एक वातावरण। कहा था कि मुझे अगर वहां से लाया जा रहा है, हाँ दिया था, वो पिटीशन लगा था, दिया। रोपण से लाया जा रहा है तो जाहिर सी तो देखिए वो बहुत सारी क्या हुआ उसमें, वहां पर चलो उनको जहर दिया गया, लेकिन नहीं एक बात उन्होंने ऐसा कहा ना। हाँ। मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा, एक बात कह रहा हूँ। चलो मैंने कहा, परिवार ने कहा, परिवार ने आरोप लगाया, नहीं खुद भी लगाया, खुद उन्होंने कहा ना, परिवार ने नहीं कहा। वो तो उनके कहने पे परिवार कह रहा है, वो स्वयं नहीं कह रहे। तो उसमें क्या हुआ कि चलो जहर उनको खाने में दिया गया, तो इलाज ठीक होना चाहिए था, कोर्ट से कुछ राहत मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। चलो वो भी नहीं हुआ, मान लिया। जब तबीयत खराब हुई, जो बेटा उनका उम्र कह रहा है, बड़ा सदा हुआ उसका, मैंने देखा वक्तव्य बड़ा सदा हुआ था, कहीं भावुकता वाला वक्तव्य नहीं, बहुत गंभीरता वाला वक्तव्य दिया उसने। तो उसका कहना था कि ठीक है मान लिया, आपने आईसीयू में एडमिट कर दिया, तो 12 घंटे आपने आईसीयू में रखा, 12 घंटे बाद सीधा तनाही भेज देते हैं। आईसीयू से कभी जनरल वार्ड में जाता है व्यक्ति, तनाही में नहीं जाता। तो मेडिकल नेग्लिजेंस हुई, ये तो स्पष्ट है। इस पर तो वो किसने किया किसने नहीं किया छोड़ देते हैं, और किया है तो वो ठीक है। वो क्योंकि उन्होंने मतलब अगर ऐसा नहीं नहीं अगर मान किया, मेडिकल नेग्लिजेंस तो माना चल सकता है, जहर वाला विषय ना भी हो, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस है। आपको पता हो किस तरह का अपराधी है, आप सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस दे के लाए हैं कि हम उसके जीवन की रक्षा करेंगे, और उसके बाद इस तरह लापरवाही, तो हो सकता है उसमें वजह से थे, तो तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, उस समय भूखा भी रहना, उसका भी कुछ योगदान मैं नहीं कह सकता। बार उन्होंने शिकायत की कि मेरे पेट में दर्द है, और उस चीज को देखा नहीं गया, मतलब ये भी कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक उसमें क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस तो आ ही रही है, और वही कारण है कि वो व्यक्ति, देखिए वो व्यक्ति तो जेल में थे पिछले 18-19 साल से। मुझे ऐसा कभी केस ध्यान नहीं आया कि 5-10 साल से कोई बड़ा केस ऐसा कुछ हुआ, शांत बैठा व्यक्ति। फिर सजा के बीच में बेसिकली दुश्मनी क्या थी कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में?
क्योंकि मैं देखिए मैंने उनके अपराध जगत की बहुत घटनाओं को नहीं जानता। नहीं, लेकिन अभी ये जो घटना तो मैंने शायद आप हो सकता है परिचित रहे हो, क्योंकि नहीं, मैं उस समय इनसे परिचय नहीं था, लेकिन जो हमने उस समय प्रिंट मीडिया या लोगों के माध्यम से सुनी थी। क्योंकि हमने भी सुना है कि ऐसा बीच पहले में इन्होंने कृष्णानंद राय ने इनके ऊपर अटैक कर लखनऊ में दिलकुशा गार्डन की क्रॉसिंग है वहाँ पर, वहाँ पे ये अपनी पत्नी के साथ थे। तो ये अकेले तो कभी चलते नहीं, काफिले में चलते थे, उनके काफिले पे अटैक हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि वो कृष्णानंद ने करवाया। उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। मेरे को अभी बिल्कुल ध्यान नहीं, बहुत हल्का सा मैंने सुना था। तो फिर वो ये अपराध जगत की या सामान्य भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप काउंटर अटैक करोगे अगर आप सक्षम हो। लेकिन 2017 में ये इसमें सीबीआई कोर्ट से बरी भी हो गए थे, सीबीआई की जांच चली थी कृष्णानंद। चलिए उसमें तो बहुत सारे कारण होते हैं, कोर्ट में सजा तो बहुत कम होती है, तो सजा होने लगी है। पहले तो सजा आपने किया नहीं किया सजा नहीं होती थी, क्योंकि आपके खिलाफ गवाही भी कौन देगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं है इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ, होते तो शायद किसी और तरीके से कहता। ठीक है, किया था वो तो सारी दुनिया जानती है, हुआ था केस, लेकिन ये जेल में थे। अब आप उसके साथ फैक्ट्स को कोरोबरेट करके इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट वो ऐसा एविडेंस नहीं मिला होगा वो बरी हो गए होंगे, क्योंकि ये तो उसमें खुद तो नहीं थे ना बाहर। बिल्कुल, जो लोग उसमें रहे, उसमें एक और बात आती है कि चुटिया काट ली। तो चुटिया किसने काटी? वो राकेश पांडे, बाद में एनकाउंटर में वही मारा गया। अच्छा, मुन्ना बजरंगी का नाम? हनुमान, हाँ, उसमें जीवा माहेश्वरी और तमाम सारे लोग थे और लगभग हिंदू थे, लगभग सारे हिंदू थे। अगर किसी ने मान लिया कहते इन्होंने कहा, चलो इन्होंने कहा तो काटी क्यों? आप तो बहुत गंभीर अपराध है। नहीं, मॉरली तो अपराध है, मॉरली अपराध है, एक मतलब रिलीजियस व्यक्ति के साथ नहीं तो भी नहीं, वो कुछ भी शव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक घटना और बताता खुद पंडित, हाँ, तो वो फिर उसमें इनके ऊपर दोष नहीं देना बनता। मुझे लगता है जिस प्रकार का स्टेचर रहा है, ये हल्की बातें करना है ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इनको उस अपराध में लिप्त नहीं मानता, चुटिया वाले में। एक जय श्री राम का भी आता है, मेरे को उसके बारे में बहुत ध्यान नहीं है, मैं उसको देखूंगा कहाँ क्या विषय हुआ था। मुझे लगता है कि ये बड़ा ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे, ऐसा नहीं किया होगा। और मेरी इस बात से बहुत सारे हिंदू आहत हो सकते हैं, उनका अपना सोच है, वो खाली भावुक होने से समाधान नहीं निकलते हैं। अब ये चलिए हो गया, इसमें शासन की लिप्तता अगर पाई गई या एक समाज में जो मैसेज चला गया कि जहर दिया गया। मुस्लिम उत्तर प्रदेश में लगभग बैकफुट पे था और सहमा हुआ भी था, अब वो फ्रंट फुट पे आ गया। वो क्योंकि सपा के कार्यकाल में बहुत अग्रेसिव था, मंदिरों पर अटैक होते थे कि आप मंदिर में भजन जोर से क्यों कर रहे हैं, घंटियां क्यों बजा रहे हैं, हमको खलल पड़ता है। आप दिन रात लाउड स्पीकर बजाते हैं, उनसे खलल नहीं पड़ता। उनको छेड़ दोगे तो वो एकदम से आक्रामक हो जाते थे। अब वो उतने ही सहम गए। अतीक अहमद को मुस्लिम माफी का, अतीक अहमद की मृत्यु हुई पर बहुत खलबली नहीं बची। हमें आशंका थी कि इनके खिलाफ भी कोई घटना घटेगी, लेकिन ये साथ में भी था कि अगर घटना घटी तो इसका समाज में विरोध की भावना जाएगी बहुत ज्यादा और पोलराइजेशन होगा। चुनाव के समय में अगर ये ऐसी घटना घटी है तो ये दुखद है, बाद में भी नहीं घटनी चाहिए थी। इससे जो भाजपा को कुछ नुकसान की आशंका है? जी जी, पूरी आशंका है, क्योंकि जो मुस्लिम लगभग कितनी सीटों का ऐसा डाल सकते? नहीं, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, बड़ा भी हो सकता है। अगर कोई इस समय मुस्लिम समाज में कोई बड़ा नेता होता, जनी नेता होता, क्योंकि सपा से उनका कोई विश्वास नहीं है, बसपा से उनका कोई विश्वास नहीं था, और उसके अलावा कांग्रेस से उनको कोई आश नहीं है। कांग्रेस ने उसको हमेशा दशकों से लूटा है, बेवकूफ बनाया, लगभग सभी पार्टियों ने यही किया है। और मुस्लिम समाज हमेशा सत्ता के साथ रहा, ये उसको आदत है सत्ता के साथ रहने की, बिना सत्ता के वो नहीं रह सकता। और सत्ता में अगले 15, 20, 30 साल की मुझे लगता है मोदी जी की योजना है कि सत्ता में रहना है और देश को ठीक करना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? और ये भी तय बात है कि भाजपा आपको उतना बेवकूफ नहीं बनाएगी, थोड़ा बहुत तो राजनीतिक कारणों से हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन आपका काम भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो भाजपा को मुस्लिम समाज विश्वास करने लगा था, धीरे धीरे जुड़ता, और पूरे चूंकि भारत के इस समय मुस्लिम देशों से संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लोकल मुसलमानों पर भी पड़ता ही है। पाकिस्तान के मुसलमान भारत माता की जय भी बोलने लगे, हम पुराने सनातनी ये भी कहने लगे। तो बहुत देर तक यहाँ का स्थानीय मुस्लिम भी, चाहे उसको किसी भी कारण से मैनिपुलेट किया गया हो, किसने भी किया हो, सच को वो भी स्वीकार करता। पर इस प्रकार की घटना होने से वो पोलराइजेशन हमारे विरुद्ध हुआ है, यानी भाजपा के विरुद्ध, इसका नुकसान होने की संभावना है। सीटों में नहीं गिनूंगा, लेकिन प्रदेश स्तर पे भी नुकसान हो सकता है, स्थानीय स्तर पे हो सकता है, बिहार में हो सकता है। उनके पास आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो लंबा चल सकता है। मुख्तार अंसी मरा नहीं है, मुख्तार अंसी को आपने जिंदा कर दिया है।
आपने वो घटना की नहीं की, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन जिस प्रकार का विरोध हुआ कि आपने बेटे को बंद कर दिया, बहू को बंद कर दिया, पत्नी के नाम रख दिया, तो पत्नी ने कौन सा गुनाह किया है ऐसा कि उसको इनाम रखा जाए? भाई गुनाह उसका ये है कि पति ने एक फर्म खोली है, सारे लोग खोलते हैं, जितने व्यापारी होते हैं परिवार के लोगों के नाम फर्म खोलते हैं, उसमें कुछ पैसों का मैनिपुलेशन भी होता है, उनके ऊपर इनाम नहीं रखा जाता। आप ये अंडरवर्ल्ड की भी एक परंपरा है कि परिवार को टच नहीं करते वो लोग। आप पत्नी को भी करेंगे, आप बहू को भी करेंगे, बेटे को भी करेंगे, मुझे ये ठीक नहीं लगी। मतलब ये ठीक वैसी हो रहा है जैसे अतीक अहमद के साथ हुआ। चलिए अतीक तो एक माफिया गुंडा था, उसकी पत्नी शाइस्ता, चलो वो भी इन्वॉल्व थी। यहाँ तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात रही कि कोई भी गुनाह में पत्नी शरीक रही हो। ये जिस प्रकार के पारिवारिक व्यक्ति थे, जो अंतिम जो वार्तालाप है वह स्पष्ट समझ में आता है कि कितना परिवार का। तो वो बेटा जो 25 साल से उसने पिता को देखा ही ना हो ढंग से, ये हमेशा जेल में रहे हो, कई परिवार में साथ नहीं रहा हो, बिल्कुल, फिर भी जो परिवार में एक आपस में स्नेह है, आपस का एक बंधन है, वो झलकता है उससे। ये सामान्य परिवारों में नहीं मिलता। हम भी सामान्य परिवारों में देखते हैं बहुत सारे आपस में दूरी है, विरोध है, यहाँ तो दूरी होकर भी बड़े निकटता थी। और इसका जो इम्पैक्ट है वो देखिए, एक बात सही है, मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा, गलत है सही है कि मुख्तार अंसारी नहीं रहे, लेकिन मरे नहीं है, ना मैं मरने दूंगा। वो व्यक्ति देशभक्त था, मैं एक ही रूप में जानता था उस व्यक्ति को, देशभक्त था, और इस बात को मैं समाज के सामने रख के मानूंगा और साबित करके मानूंगा। लेकिन ये फिर तो बहुत कठिन होगा, मतलब इस तरीके का। कठिन क्यों होगा? आप कुछ भी अच्छी नीयत से करेंगे तो कठिन क्यों होगा? किसी भी आपके लिए तो आपको कुछ सहना तो पड़ सकता है, तो सह लेंगे, क्या दिक्कत है? ये तो पूरा योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, मतलब योगी सरकार के अगेंस्ट हो गए जो आप करने जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा कभी। योगी जी आप अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक अगेंस्ट हो जाएगा अगर आप इस तरीके की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं होगा। नहीं, चिंता मत कर, नहीं होगा, सामने वाला गलत साबित नहीं होगा। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? एक व्यक्ति सही है, उसको सही साबित करना। जैसे आप RSS में भी, तो भाजपा को नुकसान है ना। भाजपा को नुकसान आपको लगता है कभी मैं होने दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे भाजपा को नुकसान, लेकिन यहाँ अगर वो सही नहीं, बात यह है, लेकिन भाजपा के भी नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी जी का नुकसान नहीं होने दूंगा, 100% है। क्योंकि मोदी जी अगले 10-20 साल चाहिए। 10-20 साल तो मोदी जी नहीं रहेंगे, स्वयं छोड़ देंगे, ऐसा अपनी जानकारी में रहता है, लेकिन जब तक अपनी इच्छा से रहें। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि नरेंद्र मोदी के जो उत्तराधिकारी हैं वो योगी आदित्यनाथ है। वो देखेंगे, अभी उनको मैच्योर होना है। नरेंद्र मोदी बहुत मैच्योर व्यक्ति है। अच्छा, ये मैच्योर नहीं है? हम बहुत स्पष्टता से आप कहलवाना चाह रहे हैं तो उतने मैच्योर होने को समय लगेगा। चलिए, नरेंद्र मोदी बहुत मैच्योर है। जो व्यक्ति 1000 साल की योजना बना के चल रहा हो, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। अब एक बात मैं कह दूंगा तो फिर आप कहेंगे मोदी जी के पक्ष में आप कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप बोल सकते हैं। पिछले 1000 वर्षों में जब ये जीते थे तो मैंने कहा था कि पिछले 1000 वर्षों में पहली बार हिंदुस्तान के किसी इतने बड़े भूभाग पर हिंदू शासक का शासन आया है। ये नहीं हुआ। शिवाजी राजे हुए हैं जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, ये धर्म की लड़ाई लड़ी इन्होंने स्थानीय, लेकिन पूरे हिंदुत्व की एक जो हिंदू पातशाही उन्होंने बनाया और हिंदुत्व की लड़ाई वो अकेले शिवाजी राजे हैं पिछले कुछ सदियों के इतिहास में। ये व्यक्ति अगर गलती से 10 साल और टिक गया, मान के चलिए विश्व गुरु बनेगा भारत। चलिए, और मैं इस बात में सिर्फ कह नहीं रहा, सहयोग भी करेंगे पूरा। चलिए, जिस प्रकार के हम लोग उसमें हैं पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपने बड़ी बेबाकी से मुख्तार अंसारी को बर्बाद की है और उनको आपने सही तो सही कहने में कोई नहीं, एक तरह से मैं कहूँ कि श्रद्धांजलि दी है आपने अपनी। व्यक्तिगत तो है ही है, लेकिन मैं उसके अलावा जो समाज में एक छवि बन गई है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। और उनके निधन को भी आप क्षति मानते हैं, देश के लिए क्षति मानते हैं आप? देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति। मैंने आपसे कहा कि हम मानव जीवन को आलोकित कर सकते हैं, उस प्रकार के प्रयोग मैं करता रहा हूँ। बिल्कुल। आगे इनके साथ कितने प्रयोग हो सकते थे, और व्यक्ति आपके लिए नुकसान क्या करता है? सजाएं हुई भी थी, जेल से बाहर निकलना नहीं था, तो शांत था व्यक्ति। जेल में रह के बहुत सारे काम नहीं, गलत काम पिछले 5-10 साल में मेरी निगाह में तो नहीं आए, मेरी निगाह में नहीं है। मेरी निगाह में नहीं है। चलिए, यानी वो व्यक्ति शांत था, अपने जीवन जी रहा था। आप सजा दे रहे थे, वो व्यक्ति आराम से सो रहा था, सोने देते थोड़ी देर। ये सजा को एक्सेप्ट भी किया जा रहा था। ये घटना से वो व्यक्ति और जीवित हो गया, लोगों के मन में जीवित हो गया। अब वो मरने वाला नहीं व्यक्ति, मतलब क्योंकि जिस हिसाब से उनके जनाजे में जो भीड़ थी, अपार भीड़ थी, काम इसलिए आई कि पुलिस का वहाँ पे बहुत दबाव था, बहुत सारे प्रतिबंध वगैरह थे, नहीं तो लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ बहुत आई।
अपार भीड़ थी। भाई जिसका यहाँ तक जिसका कि- अच्छा किया हो हाँ, वो यहाँ व्यक्ति तक कैसे कि- चुप बैठेगा। हाँ, उस भीड़ में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारे हिंदू है ना वहाँ लोग पे, थे। जिस जगह से सारे जीते थे वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मुस्लिम कम है हिंदू ज्यादा है, तो जीतते कैसे थे। हम्म, मुझे उन्होंने बताया था कि वो इनकी गाड़ी को छूने के लिए लोग तरसते हैं, मतलब गाड़ी नजदीक आके इनके पास तो नहीं आ पाते, गाड़ी छू लेते और फिर ऐसे करते हैं हम्म, कि साहब की गाड़ी को छू लिया, वो धन्य हो जाते हैं। तो व्यक्ति में कुछ गुण ऐसे रहे होंगे। बाकी मैंने कहा वर्चस्व की लड़ाई में जो उन्होंने घटना की, हिंसा की, वो तो एक अलग है। उनके बेटे ने उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तो उनके बेटे ने उनकी मूंछ पर ताव दिए थे, आखिरी ताव जिसे बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जो व्यक्ति जीवन भर शान से जिया हो, मर्द की तरह जिया हो, अगर ऐसी घटना हुई तो मैं बड़े स्पष्ट कहूंगा 10 जंगली कुत्ते मिलकर अगर एक शेर को मार देंगे तो कुत्ता शेर नहीं बनेगा। 10 जंगली कुत्ते मिलकर अगर एक शेर को मार देंगे तो कुत्ता शेर नहीं बनेगा। आप उसमें गर्व नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने जब कोर्ट में एक बार पेशी हुई तो क्या कहा, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म की तवाफ, दुनिया समझ रही कश्ती भौर में है। क्या बात। कि मैंने जो अपनी कश्ती है, तूफान आ रहा है, मैंने उसमें कश्ती को उसमें डाल दिया तो तूफान मेरे साहस की तारीफ कर रहा है, मेरे चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, और दुनिया समझ रही कश्ती भौर में है। तो मर्द की तरह जिया। तो मर्द आदमी कोई भी अगर मेरा दुश्मन भी होता है मैं उसका सम्मान करने की आदत मेरी है। एक थोड़ी सी अंतिम बात कहूंगा, ये हमको ये पता चला हमारे जो केस में लखनऊ में जो हमारे ऑफिस में हुआ, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला को हीरोइन किया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने ये केस किया आपके ऑफिस में जो किया, जो हमारे लखनऊ में 7 लोगों को गोली मारी गई थी। तो अपने भाई जैसे सुखविंदर सिंह दिल्ली में अभी एसीपी हैं, शायद रिटायर हुए होंगे, उसमें इंस्पेक्टर थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। तो मुझसे कहा भी कि जब मैं इसका एनकाउंटर तो मैं ही करूंगा। चलो खैर मेरी जानकारी तो, पर उन्होंने एनकाउंटर किया। कुछ और मिले तो बाद में आई भी में स्पेशल डायरेक्टर वगैरह रहे, वो उस समय उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी, मेरी बड़े भाई थे वो भी। तो इसका वसुंधरा में एनकाउंटर हो गया श्री प्रकाश शुक्ला का। ओके, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। तो मन को सुकून मिला, चलो जिसने किया था वो अपनी गति को प्राप्त हुआ। तो हुआ क्या कि वो पुलिस वहां 2-3 दिन शव सड़ता रहा, लेने कोई आया नहीं, घर वाला भी। मेरे दोस्त हैं राम मोहन दुबे जी, संघ के व्यक्ति हैं। तो मैंने उनसे सलाह की, मैंने कहा काम करते हैं, वो हमारा शत्रु है तो ठीक है, लेकिन वो जो शत्रु था वो तो चला गया, हिंदू व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति है, अब इसके शव की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, कल हम चलते हैं। यानी कि अंतिम संस्कार भी आपने करवाया उसमें? नहीं, मैंने नहीं कराया, लेकिन हम लोगों ने आपस में सलाह की हम इसके शव को क्लेम करेंगे और विधिवत इसका संस्कार करेंगे ताकि इसकी कम से कम आत्मा की संतुष्टि हो। अब वो भी था, जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, अब वो नहीं है, तो वो शत्रुता भी खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा दिल तो रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही बात कही। हाँ, तो ये मेरा एक था, जो भी शत्रुता है खत्म हो गई, उसको खत्म करके आगे बढ़िए, वो व्यक्ति के साथ चला जाता है। ये सनातन की एक अच्छी परंपरा या सोच ऐसे में लगता है। आपने यहाँ पे अपना सनातनी परंपरा और अपना हिंदुत्व आपने दिखाया। एक व्यक्तिगत सोच भी होती है, वो अपने संस्कारों के कारण, संस्कार का परिचय भी आपने, वो अपने संस्कारों के कारण ही होती है। चलिए, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही, बड़ा ही बेबाकी से आपने जवाब दिया है, तो इसके लिए बाकी हमें जो सच था मैंने कह दिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसे चाहे जो भी कहें, और वो तो हमारे दर्शक आप इस चीज को सुनेंगे। सच के लिए मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, तो प्रभु इच्छा होगी तो कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, वही चीज है। अब हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं इस चीज को कि हमारे दर्शक इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय अपनी देते हैं। फिलहाल आपकी जो भावनाएं थी आपने वो व्यक्त की है मुख्तार अंसारी जी के लिए। कुछ हो सकता है मुझसे बहुत गुस्सा भी हो। हाँ, नहीं, हो सकता है, बिल्कुल गुस्सा होंगे। तो इसी के साथ में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और अपनी जो राय है आपने बेबाकी से रखी। बिल्कुल, आपने मुझे अवसर दिया मेरे भाई के लिए मेरी श्रद्धांजलि देने का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखिए, आपने कहा कि आपको अपनी बात रखनी है, मन की बात रखनी है, तो जाहिर सी बात है हम उसको मन में नहीं रहने देंगे, बाहर बिल्कुल जनता के सामने लेके आएंगे और जनता अब तय करेगी कि उसको क्या अच्छा लगे, कौन सही है, सबके अपने अपने सोच है, अपने परसेप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर दोनों सोच है, अच्छा भी मत है और बुरा भी मत है। अब देखते हैं कि दोनों का स्वागत है। अगर हमने अच्छा किया तो अच्छा सोचेंगे, तो बुरा सोचता तो उसका भी स्वागत। तो हम जो आपने इंटरव्यू देखा एसडी विजयन जी का, तो हम आशा करते हैं कि आपको इंटरव्यू अच्छा लगे, या जो भी चीज़ें इनकी भावनाएं हैं वो अच्छी लगे, या जो भी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जहां पर भी आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, उसे हम तक जरूर पहुंचाएं। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। नमस्कार।